गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको साइंस का अध्याय 2 मानव तंत्र वाला पाठ पढ़ाएंगे और तीसरा और चौथा पाठ जो है वो पहले हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, इसलिए सेकंड वाला चैप्टर है। ये आपके नोट्स भी हैं, इसको आप नोटबुक में अपने लिख लेना। और इसका है मानव तंत्र पाठ का नाम। अब सबसे पहले है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है? भोजन को मुख से लेना, मुख से लेने के बाद में मल के रूप में उसका त्याग करना। इसके लिए एक तंत्र होता है शरीर में जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र में कई अंग व ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। तो अंग जो हैं वो मुख से लेके गुदा तक होते हैं और ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। तो ये है पाचन तंत्र की डेफिनेशन। उसके बाद में पाचन क्या है? पाचन क्या है? जब हम भोजन लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो भोजन जो है जटिल रूप में होता है। तो जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं या बड़े अणु जो होते हैं, उनको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, और हमारी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का सीक्रेशन होता है। इनकी सहायता से बड़े जटिल भोजन को छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पाचन कहते हैं। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को, बड़े अणुओं को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा एंजाइमों की सहायता से छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पाचन कहते हैं। तो ये पाचन तंत्र हो गया। और पाचन तंत्र के बाद में पाचन की परिभाषा हो गई। इसके बाद में पाचन तंत्र के अंग व विभिन्न ग्रंथियां। अब पाचन तंत्र यानी कि भोजन का पाचन होगा तो उसके लिए कौन कौन से अंग होते हैं? तो अंग में ये है अंग और ये है इसकी ग्रंथियां। अंग में मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ये आपने 9th क्लास में भी टॉपिक पढ़ा है और आपके लिए बहुत सरल भी है। तो ये तो हो गए अंग जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो पाचन तंत्र के अंग ये हो गए और उसके बाद में इसकी ग्रंथियां ये हो गई। ये ग्रंथियां और अंग जो हैं वो याद करने हैं, सरल टॉपिक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है, जिसमें ग्रसिका, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, बड़ी आंत्र, छोटी आंत, परिशेषिका, मलाशय व गुदा। तो ये यकृत है, पित्ताशय, यहाँ पर अमाशय है और छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र दिखाया गया है चित्र में। ये चित्र आपको बनाना भी है, सुंदर तरीके से नोटबुक में बनाना है और इसको याद भी करना है। अब यहाँ पर ये अमाशय दिखाई दे रहा है। अमाशय की आकृति आपको जे शेप की, जे आकार की दिखाई देती है। इसी के ऊपर ये यकृत है और बड़ी आंत्र के 3 भाग होते हैं, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ। तो ये 3 भाग हो गए और यहाँ पर एक छोटी उंगली नुमा संरचना है जिसको हम कहते हैं परिशेषिका, मलाशय व गुदा। अब इसमें सबसे पहले है आहार नाल। आहार नाल जो है वो कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है और मल द्वार या गुदा तक जाती है। तो पूरी जो आहार नाल है उसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। इसके 3 कार्य होते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला है आहार को सरल करके पचाना, पचित आहार का अवशोषण करना और आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। तो ये आहार नाल के 3 कार्य हैं। तो आहार नाल के 3 कार्य में यहाँ पर मुख नहीं दिखा रखा है, तो ये मुख से लेके पूरी गुदा तक शुरू होती है और इसके 3 कार्य हैं, आहार को सरल करके पचाना, पचित आहार का अवशोषण करना और आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है
पाचक रस। पाचक रस क्या होता है? आहार नाल जो है उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये ग्रंथियां जो हैं वो पाचक रस का स्राव करती हैं और पाचक रस जो है वो भोजन को पचाने का कार्य करता है। पाचक रस जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन को सरल रूप से ग्रहण करने योग्य बनाता है, यानी कि ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस का स्राव होता है और ये पाचक रस जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन को सरल करता है। अब पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अंग, सबसे पहले है मुख। मुख कैसा होगा? कटोरे नुमा अंग है और मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में पेशीय जीवा पाई जाती है, दंत पाए जाते हैं और जीवा जो है वो पृष्ठ से आधार तल तक फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती, यानी कि इसके पीछे का भाग जो है वो जुड़ा होता है और आगे का भाग स्वतंत्र होता है। मुख में लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो लार का स्राव करती हैं। अब मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16-16 दंत पाए जाते हैं और ये जितने भी दंत हैं वो मसूड़े में स्थित होते हैं। मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। एक तो अस्थायी दांत होते हैं जिनको दूध के दांत कहते हैं, दूसरे स्थायी दंत होते हैं जिनको परमानेंट टीथ या स्थायी दंत कहते हैं। तो जीवन काल में 2 प्रकार के दांत, इसलिए मानव के दंतों को हमेशा द्विबार दंती कहा जाता है। अब दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब द्विबार दंती मुख में आपकी पेशीय जीवा हो गई जो हमेशा गतिशील होती है और ये पृष्ठभाग से जुड़ी हुई होती है। फ्रेनुलम लिंगुअल कहलाती है, आगे से ये स्वतंत्र होती है। जबड़े स्थित होते हैं जिसमें दंत स्थित होते हैं, 16-16 दांत पाए जाते हैं और मनुष्य में दांत जो हैं वो द्विबार दंती कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 प्रकार के दांत हो गए, अस्थायी और स्थायी। अब 4 प्रकार के दांत जो होते हैं उसमें सबसे पहले हिंदी में इसको हम कहते हैं कृंतक। कृंतक जो है वो 6 माह की उम्र में निकलते हैं और कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अगला है रदनक। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं और इनकी संख्या 2-2 होती है। भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। नंबर 3 है अग्रचवर्णक और अग्रचवर्णक की संख्या जो है 4-4 होती है। 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं और भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। और उसके बाद में है चवर्णक। इनकी संख्या जबड़ों में 6-6 होती है। 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं और भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। तो दंत आपके 4 प्रकार के हो गए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके बाद में ग्रसनी, मुख हो गया, मुख गुहा हो गई। इसके बाद में ग्रसनी। ग्रसनी जो है मुख गुहा के पीछे की तरफ और तालू के पिछले हिस्से में छोटी सी स्थित होती है। भोजन ग्रास नली में जाता है और वायु जो है श्वास नली में जाती है। तो ग्रसनी का कार्य क्या है? ग्रसनी भोजन को भोजन नली में भेजती है और वायु को श्वास नली में भेजती है। ये तो ग्रसनी का कार्य हो गया। और ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। एक तो है नासाग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी और तीसरा है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो ये ग्रसनी हो गई जो मुख गुहा के पीछे की तरफ और श्वास नली के बीच में पाई जाती है और ये अवरोधनी का कार्य करती है। भोजन को ग्रास नली में और वायु को श्वास नली में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद में नंबर 3 है ग्रास नली। लंबाई 25 सेंटीमीटर हो गई। पेशीय नली होती है और ये ग्रीवा यानी गर्दन से लेकर वक्ष से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है।
भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है और ग्रास नली में जो भोजन है वो क्रमाकुंचन गति के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। तो ग्रसनी के बाद में ग्रास नली और ग्रास नली के बाद में यहाँ पर ये लिखा हुआ है घाटी, ढक्कन या एपिग्लॉटिस। घाटी, ढक्कन या एपिग्लॉटिस क्या होता है? ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है बच्चों? यह भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय, यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हुआ है। ऊपर का भाग जो है इसका ग्रास नली से जुड़ा रहता है और नीचे का भाग जो है वो ग्रहणी से, छोटी आंत्र की ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। ग्रहणी से जुड़ा रहता है। अब अमाशय के 3 भागों में इसको बांटा गया है। ऊपर का जो भाग है जो ग्रास नली से जुड़ता है उसको हम कहते हैं जठरागम। बीच का जो भाग है वो फंडस कहलाता है, जहां पर भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। और नीचे का भाग है जिसको कहते हैं जठर निर्गम। जठरागम वाले भाग पर भी एक पट होता है जिसको जठरागम पट कहते हैं और जठर निर्गम वाले भाग पर भी एक पट होता है जिसे जठर निर्गम पट कहते हैं। ये दोनों पट, ऊपर ये पट जब भोजन अमाशय में प्रवेश करता है तो ये पट बंद हो जाते हैं और भोजन यहाँ 4 से 5 घंटे तक रहता है और पचने के बाद में जब भोजन छोटी आंत्र में जाता है तो जठर निर्गम पट खुल जाते हैं और भोजन यहाँ पर चला जाता है। तो ये पट जो हैं एक तरह से अवरोधनी का कार्य करते हैं। तो अमाशय के 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्डियक, इंग्लिश में जठरागम को कार्डियक कहते हैं, जठर निर्गम को पाइलोरिक कहते हैं और बीच का भाग जो होता है वो फंडस कहलाता है। अब अमाशय में 2 अवरोधनी या सकुंचक पेशियां पाई जाती हैं। सबसे पहले ग्रास नलिका अवरोधनी और दूसरी है जठर निर्गम अवरोधनी। ग्रास नलिका अवरोधनी का मतलब है ग्रास नली के पास में पाई जाने वाली, और जठर निर्गम अवरोधनी का मतलब है जठर निर्गम वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली, जो छोटी आंत्र में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। तो ये अमाशय में 2 अवरोधनियां और सकुंचक पेशी हो गई। ये इतना टॉपिक आपको याद करना है। इसी में से शाम को 6 से 7 के बीच में आपका टेस्ट लिया जाएगा।